नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, लास्ट सेशन में हम लोगों ने मराठा एम्पायर की बात की थी, शिवाजी महाराज की बात की थी और मराठा एम्पायर फिनिश किया था। उस सेम तरीके से हम लोग आज सिखिज्म पढ़ेंगे। और ये जो सिखिज्म है हम लोग बेसिकली दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है विथ गुरु नानक जी, और गुरु नानक जी से बढ़ते बढ़ते कैसे ये एक मिलिट्री पावर में कन्वर्ट होता है और फाइनली पॉलिटिकल पावर के जेनिथ में पहुंचता है ड्यूरिंग महाराजा रणजीत सिंह। ये होगा पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट जो कि इस लेक्चर में हम लोग नहीं करेंगे, आगे के लेक्चर में, मॉडर्न इंडिया के लेक्चर में करेंगे, वो होगा सिखिज्म के जेनिथ से, यानी कि राजा रणजीत सिंह के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस तरीके से लड़ाइयां हुई और सिख पावर धीरे धीरे डिक्लाइन पे आया। तो ये पूरा जो हमारा सिखिज्म और सिख एम्पायर का जो लेक्चर है दो पार्ट्स में होगा। उसका पहला पार्ट जहां पे स्पिरिचुअल जर्नी पूरी दिखेगी 10 गुरुओं की, और फिर फाइनली रणजीत सिंह जी पर हम लोग पहुंचेंगे और पॉलिटिकल जो पावर है उसका एक जेनिथ देखेंगे। तो ये वाला पोर्शन हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सिखिज्म की जो स्थापना होती है ये होती है, सबसे पहले संत सिखिज्म के थे गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी आपके पहले गुरु होते हैं, आपके फाउंडर होते हैं सिखिज्म के। टोटल कितने गुरु हैं आपके सिखिज्म के? तो 10 गुरु होते हैं। बेसिकली 11वां गुरु के बारे में बात करेंगे, जो है गुरु ग्रंथ साहिब, उनको 11वां गुरु माना गया है। तो ये आगे बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, गुरु नानक जी से। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम था मेहता कालू और माता जी का नाम था तृप्ता देवी, और इनकी वाइफ का नाम था सुलक्षणी। ठीक है, नानक सेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था और नानक जी को मानने वाले सिख कहलाए। तो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म और जो डेथ दोनों ही पाकिस्तान में ये एरियाज हैं। तलवंडी पाकिस्तान में बॉर्न हुआ था, और करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आप अभी रिसेंटली सुन रहे होंगे। तो करतारपुर वो जो रीजन है, यहाँ पे गुरु नानक जी ने अपना देह त्यागा था, इनका देहांत हुआ था। तो 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक जी का बर्थ हुआ है, और 22 सितंबर 1539 इनका डेथ होता है। तो अभी आप अगर पॉलिटिकली देख रहे होंगे तो जब इनका देहांत हुआ 1539 में, तब तक मुगल्स नहीं आए थे, लोधीज का ही टाइम चल रहा था उस समय। ठीक है, तो ये किसी भी कास्ट को नहीं मानते थे, जो कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं है सिखिज्म में। ठीक है, और इनको हजरत रब्बुल मजीज भी बोलते हैं गुरु नानक जी को। तो ये इनका 1469 टू 1539, और ये इब्राहिम लोधी इनके कंटेम्पररी थे। तो जब गुरु नानक जी थे तब लोधी वंश चल रहा था और इब्राहिम लोधी इंडिया पे रूल कर रहा था। आगे अगर हम बढ़े तो गुरु नानक जी के टाइम पे इन्होंने संगत सभा लगाना स्टार्ट किया। तो गुरु नानक जी कहते थे कि भाई अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर आपको स्पिरिचुअली डेवलप करना है तो आपके साथ वाले लोग ऐसे होने चाहिए जो भी इस पर्टिकुलर पाथ में हो। तो संगत काफी जरूरी है। तो ऐसे संगत सभा लगाए जाते थे। इसके अलावा लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था गुरु नानक जी ने, बिल्कुल स्टार्ट किया था। प्रॉपर तरीके से लंगर बिल्कुल होना स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन लंगर सिस्टम का जो स्टार्ट हुआ था गुरु नानक जी के टाइम पे ही हुआ था। तो गुरु नानक जी के जो फेवरेट डिसाइपल थे वो थे गुरु अंगद जी, और वो बनते हैं अगले गुरु। ठीक है, अब यहां पे देखिए, गुरु नानक जी के टाइम पे सिखिज्म में हेरिडिटरी गुरु नहीं होता था, मतलब बेटे को गुरु बना देंगे ऐसा सिस्टम नहीं था। ठीक है, अपने डिसाइपल को बनाया इन्होंने। तो गुरु अंगद को का जो नाम था वो लहना था, लहना, उनको गुरु अंगद बुलाया जाता था। ठीक है, अब गुरु अंगद खत्री कास्ट के थे, और 1539 से 1552 का टाइम अभी आ गया था। तो अभी यहां पे देखिए, अभी भी आप समझ लीजिए कि बाबर तो आया है, उसके बाद हुमायूं का टाइम चला गया है और शेरशाह सूरी का टाइम चल रहा है। तो हुमायूं के टाइम पे और शेरशाह सूरी जब रूल करता था आपका दिल्ली पे, तो इस टाइम पीरियड पे गुरु अंगद वॉज द गुरु। ठीक है, इन्होंने, गुरु की एक गद्दी होती थी, मतलब एक स्पेशल प्लेस होता था जहां गुरु रहते थे, तो उसको गुरु की गद्दी बोलते थे। ठीक है, तो गुरु की गद्दी खादूर में आपका स्थापित किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुरु अंगद। ठीक है भाई, गुरु अंगद के बाद अगले जो, अच्छा हाँ, यहां गुरु अंगद के बारे में बात करेंगे। तो जो लंगर सिस्टम गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया था अपने टाइम में, उस लंगर सिस्टम को और ज्यादा रेगुलराइज किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुरु अंगद, और इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट का भी इन्वेंशन किया था गुरु अंगद ने। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास बनते हैं अगले गुरु, और उन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवल में स्थापित की। इसके अलावा 22 और गद्दियां, हर एक गद्दी में देखिए उसका देखरेख करने के लिए एक महंत होता था। ठीक है,
और गुरु रामदास की गद्दी कहां पे थी? गोविंदवल में, ठीक है। और ऐसा कहा गया था गुरु अमरदास से अगर आपको मिलना है तो लंगर खाने के बाद ही वो मिलते थे किसी से, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए 1552 से 1574 सीधे समझ में आ रहा होगा आपको। अब आ गया है टाइम ऑफ अकबर। तो अकबर के समकालीन जो पहले सिख गुरु थे वो थे गुरु अमरदास। तो अकबर से भी गुरु अमरदास की मुलाकात हुई थी, ठीक है। और गुरु अमरदास से अकबर मिलते हैं और गुरु अमरदास की बेटी का जो नाम था उनका नाम था बीबी भानी, ठीक है। बीबी भानी इनका नाम था और अकबर ने बीबी भानी को कुछ लैंड गिफ्ट किया था, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए मैरिज सिस्टम, जो सिख में जो मैरिज सिस्टम है ये स्टार्ट किया था आपके गुरु अमरदास जी ने। और मैरिज सिस्टम को बोलते थे लवण, LAVAN। तो लवण सिस्टम ऑफ मैरिज आपका स्टार्ट किया था गुरु अमरदास ने, ठीक है। और इनके फॉलोअर्स का एक इंस्टीट्यूशन था जिसको बोलते थे मंजी एक इंस्टीट्यूशन था गुरु रामदास का के फॉलोअर्स का, ठीक है। तो यहां पे गुरु रामदास के बारे में बात किया हमने, गुरु नानक देखा, फिर गुरु अंगद देखा, गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास देखा। पूछा जाए आपसे मैरिज सिस्टम कौन से गुरु ने स्टार्ट किया था, तो आपका गुरु अमरदास ने चालू किया था, ठीक है। गुरु अमरदास की बेटी का नाम था बीबी भानी। और गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया था, तो ये गुरु अंगद ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। आगे जाके गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी स्क्रिप्ट में ही लिखी गई है, ठीक है। लंगर सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था, तो गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया था। किसने रेगुलराइज किया, तो गुरु अंगद ने रेगुलराइज किया। तो आई होप ये हमने शॉर्ट रिवीजन कर लिया पहले 3 गुरुओं का। आगे बढ़ेंगे हम लोग गुरु रामदास पे। गुरु रामदास अमरदास के बाद अगले जो गुरु थे वो गुरु रामदास थे। तो ये जो यहां पे आप देख रहे हैं बीबी भानी की जो के हस्बैंड ही थे आपके अमरदास, ठीक है। तो रामदास। तो रामदास बेसिकली अमरदास के हुए सन इन लॉ, दामाद जी हुए, और ये बनते हैं अगले गुरु रामदास, ठीक है। ये भी अकबर के कंटेम्प्ररी थे 1574 टू 1581, ठीक है। इसके अलावा अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा दिया और कहा कि इस जमीन पे आप एक नया शहर बना सकते हैं। और इसी जमीन पे आपका अमृतसर का जो शहर आज हम देखते हैं इसी जमीन पे बना है, ठीक है। तो अमृतसर शहर किसने बनाया था, गुरु रामदास ने। देखिए अमृतसर शहर का नाम अमृतसर बाद में पड़ा, उस समय इस शहर का नाम था रामदासपुर। रामदास जी के नाम से ही अमृतसर का नाम था रामदासपुर। बाद में जाके अमृतसर पड़ा, वो भी क्यों पड़ा वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपके जो रामदास जी को मानने वाले के जो फॉलोअर्स थे उनको रामदासी बोला जाता था। तो रामदासी जो लोग थे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए ताकि अमृतसर शहर बनाया जा सके। तो यहां तक चौथे गुरु तक भी हमने देखा कि हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था गुरुओं का, ठीक है। गुरु अपॉइंटेड होते थे, हेरिडिटरी नहीं होते थे। लेकिन यहां से हम देखेंगे 5वें गुरु से आप देखेंगे कि जो गुरु हो गए हेरिडिटरी हो गए, क्योंकि रामदास जी ने अपने तीसरे बेटे अर्जुन देव जी को बनाया 5वां अगला गुरु। और अर्जुन देव को मानने वाले मनसद बुलाए जाते हैं, मनसद फॉलोअर्स को मनसद बोला जाता है। तो अर्जुन देव के टाइम से आपको याद रखना कि जो गुरु परंपरा हो गई इस समय हेरिडिटरी हो गई आफ्टर अर्जुन देव जी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अर्जुन देव जी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अर्जुन देव जी के बारे में और बात करते हैं। अर्जुन देव जी 1581 में गुरु बनते हैं, 1581 से 1606, यानी कि ये भी अकबर के समकालीन थे। तो अकबर के समकालीन आपके 3 गुरु हमने पढ़े। सबसे पहले हमने बात किया गुरु आपका अमरदास, गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव जी। और अर्जुन देव जी फिर आपके जहांगीर के टाइम पे भी थे कुछ समय के लिए, ठीक है। अब देखिए अर्जुन देव जी को सच्चा बादशाह बुलाया जाता था और इन्होंने आपका 2 आपके लेक्स बनाया, ठीक है। एक लेक का नाम था अमृतसर और एक आपका होता था संतोषहार। तो संतोषहार और आपका अमृतसर ये दोनों ही रामदासपुर में बनाया, ठीक है। और यही अमृतसर बनने के बाद इस सिटी का नाम बाद में अमृतसर ही पड़ गया इसी तालाब के नाम से, ठीक है। क्योंकि ये जो अमृतसर जो तालाब है इसी अमृतसर पर आपका गोल्डन टेम्पल जिसको हरमिंदर साहिब बोला जाता है वो 1581 में बनवाया गया था बाई अर्जुन देव जी। और इसका फाउंडेशन बनाने में हेल्प की थी मियां मीर, एक कादरी सेक्ट के सूफी सेंट थे। उनका भी योगदान था हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल के आपके निर्माण में, ठीक है। इसके अलावा अर्जुन देव जी ने कुछ शहरों का निर्माण किया, ठीक है। तरन तारण, करतारपुर, ठीक है। करतारपुर जहां पे हम लोग जानते हैं करतारपुर कॉरिडोर है और गुरु नानक जी का देहांत हुआ था जहां पे,
और गोविंदपुर, ठीक है, ब्यास नदी के किनारे गोविंदपुर बना 1595 में, ठीक है। और अर्जुन देव की टाइम पे इन्होंने कुछ स्पिरिचुअल टैक्स, मतलब आपके जो स्पिरिचुअल काम कुछ करने होते हैं, कुछ निर्माण काम करने होते हैं, देखिए कई सारे शहर वगैरह बनाए ना, बिना पैसों को तो बनेगा नहीं, तो ये पैसा कहां से आया? एक स्पिरिचुअल टैक्स लिया करते थे अर्जुन देव जी, जो सब लोग दिया करते थे इनको, वो था 1/10 यानी कि 10%, ये थोड़ा टैक्स लेते थे, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इन्होंने लिखा था आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ लिखा था 1604 में, ठीक है। अब यहां से प्रॉब्लम देखिए स्टार्ट होती है। आदि ग्रंथ इन्होंने लिखा, आदि ग्रंथ आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ ही बनता है। तो आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब में क्या डिफरेंस है? आदि ग्रंथ, अच्छा ये सब गुरुमुखी में ही लिखा गया है, गुरु अंगद जी के द्वारा डेवलप्ड गुरुमुखी में ही ये आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। तो आदि ग्रंथ आगे जाके गुरु ग्रंथ साहिब बन के कंपाइल होता है, क्योंकि कुछ और एडिशंस आगे के गुरुओं ने किए थे। मोस्टली देखिए गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा कुछ एडिशन किए गए थे, और कुछ एडिशंस करने के बाद फाइनली ये किताब बनके तैयार होती है, गुरु ग्रंथ साहिब कंपाइल होता है, ठीक है। अब देखिए 1606 में एक काफी दुखद आपका एक सीन होता है, जिसमें हमने देखा कि जहांगीर आपका अकबर का बेटा है, हमें पता है, और जहांगीर का जो बड़ा बेटा है उसका नाम था खुसरो, ठीक है, उसको खुसरो, ठीक है। खुसरो भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था अकबर के टाइम से, और काफी ज्यादा फेमस होता था खुसरो। तो खुसरो को लगा कि अकबर के जाने के बाद मुझे राजा बनना चाहिए, लेकिन जहांगीर जबरदस्ती राजा बन जाता है, और खुसरो रिवोल्ट कर देता है जहांगीर के अगेंस्ट। और खुसरो जब जहांगीर के अगेंस्ट रिवोल्ट करता है, जो जनता भी है वो कहीं ना कहीं खुसरो को ही सपोर्ट करती थी, और इवन काफी सारे आपके नोबल मैन भी खुसरो को ही सपोर्ट करते थे। इवन आपके अर्जुन देव जी, उनसे भी आके ये खुसरो मिला था, और इस बात से जहांगीर जो है काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये खुसरो को सपोर्ट करने के रीजन से अर्जुन देव जी को डेथ सेंटेंस दे देता है, काफी उनको मार देता है, उनको डेथ सेंटेंस दे देता है, ठीक है। तो ये एक काफी दुखद सिचुएशन होता है, और पहली बार ऐसा देखा गया जो मुगल्स और जो सिख गुरुज के बीच में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है विद द डेथ सेंटेंस ऑफ आपका अर्जुन देव जी। और यहां से कहीं ना कहीं एक टर्न लेता है सिखिज्म, जो एक कंप्लीटली 100% स्पिरिचुअल क्या कहते हैं एक सेक्ट हुआ करता था आफ्टर द डेथ ऑफ अर्जुन देव जी। ये थोड़ा सा मिलिट्री अपने आप को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मिलिट्री भी अपना बनाना और स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो अब देखिए गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि जो आदि ग्रंथ लिखा गया था, उसमें क्या बातें लिखी गई थी? तो उसमें सिख गुरुओं के बारे में लिखा गया था। सिख गुरुओं ने जो भी आपको सिखाया है वो मेंशन्ड है गुरु ग्रंथ साहिब में। सिख गुरु के अलावा भी जो भक्ति सेंट है, 14 भक्ति सेंट्स जैसे कि नामदेव, कबीरदास जी, रामदास जी, इन लोगों की वाणियां भी आपके गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड है। साथ में कुछ सूफी सेंट जैसे कि शेख फरीद, इनकी बातें भी लिखी गई है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ये सारा कंबाइंड है आपका इन गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि अर्जुन देव जी के टाइम पे आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहां पे हमने अर्जुन देव जी यानी कि 5 गुरुओं को यहां पे कंप्लीट कर दिया है। आपके छठे गुरु की बात करते हैं, गुरु हरगोविंद जी की। अब अगर हरगोविंद जी की हम लोग बात करते हैं, अगले गुरु छठे गुरु बनते हैं हरगोविंद जी, जो आपके इन्हीं के बेटे होते हैं गुरु अर्जुन देव जी के 1606 to 1645। तो इनके गुरु बनते ही यहाँ पे जहांगीर जो है 2 साल के लिए इनको ग्वालियर फोर्ट में इंप्रिजन करके रख देता है, ठीक है। और इन्होंने मिलिट्री एजुकेशन स्टार्ट किया था, और इनके टाइम से ही जो सिख हैं वो आपके एक फाइटिंग कास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हरगोविंद सिंह जी से पहले जो सिखिज्म में आपका नॉनवेज नहीं खाते थे, मीट नहीं खाते थे, लेकिन मीट खाना भी आपका गुरु हरगोविंद सिंह के टाइम के बाद से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। इन्होंने एक नया सिटी एस्टैब्लिश किया कीरतपुर कश्मीर में, और यहीं पे इनका देहांत हुआ 1645 में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अमृतसर सिटी को फोर्टिफाई करा दिया, किलाबंदी कराई इन्होंने अमृतसर की। तो अमृतसर शहर किसने बनाया था? तो रामदास जी ने आपका अमृतसर शहर बसाया था, रामदासपुर के हिसाब से। इसके अलावा इसके बाद आपका हरमिंदर साहिब बना था अर्जुन देव जी के टाइम पे, और अमृतसर शहर को फोर्टिफिकेशन किसने कराया था? गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। फिर बात करते हैं हम लोग अकाल तख्त। अकाल तख्त एक बड़ा सिंहासन है जिसपे आपके गुरु बैठा करते थे, 12 फुट ऊंचा सिंहासन।
अब ये एक रिटालिएटरी आपका था, एक सिंबॉलिक था, क्योंकि आपके मुगल्स ने ऐसा लॉ पास कर दिया था कि कोई बड़ा सिंहासन में नहीं बैठेगा। तो भाई सिखों ने कहा नहीं, हम बैठेंगे। 12 फुट ऊंचा इन्होंने सिंहासन अकाल तख्त बनवाया, जहां पे गुरु बैठा करते थे। तो इसके अलावा 2 स्वॉर्ड, आप अगर क्या कहते हैं खालसा का सिंबल देखेंगे, उसमें 2 तलवारें लगी हुई हैं। 2 तलवारें सिंबलाइज करती हैं मीरी और पीरी को। पीरी मतलब जैसे पीर बोलते हैं ना, मतलब स्पिरिचुअल जो होते हैं, ज्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनको पीर बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि सिखिज्म आपके 2 तलवारों की जरूरत है। एक तो है स्पिरिचुअल पावर, जिसको बोला गया पीरी, जो एक तलवार सिंबलाइज करता है। दूसरा तलवार जो है सिंबलाइज करता है मीरी, यानी कि पॉलिटिकल पावर। तो यहां पे हरगोबिंद सिंह जी को समझ में आ गया था कि केवल स्पिरिचुअल पावर नहीं चाहिए, हमको आपका पॉलिटिकल पावर भी आपका लेना पड़ेगा अगर हमें सरवाइव करना है। तो यहां पे ये बात हो गई गुरु हरगोबिंद जी की। 6 गुरु यहां पे कंप्लीट होते हैं। 7वें गुरु की बात करते हैं। 7वें गुरु है गुरु हर राय। 1645 से 1661 एडी तक ये आपका रूल करते हैं। अभी इस पीरियड में इंडिया में क्या सिचुएशन था? तो यहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था मुगलों के बीच में, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में चल रहा था वॉर ऑफ सक्सेशन। तो जिसमें ऑब्वियसली क्या कहते हैं, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? दारा शिकोह। लोग पसंद किसको करते थे? दारा शिकोह को। तो कहीं ना कहीं गुरु हर राय का जो सपोर्ट था वो भी दारा शिकोह का ही था। बैटल ऑफ समूगढ़ में हारने के बाद दारा शिकोह मिलता है गुरु हर राय से। ठीक है, गुरु हर राय। अब यहां पे एक चीज समझना है, गुरु हरगोबिंद सिंह के जो बेटे थे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर इस समय आपके गुरु नहीं बने थे। गुरु हरगोबिंद सिंह जी के जो ग्रैंडसन थे, पोते थे, उनको बनाया था अगला गुरु, गुरु हर राय जी को। ठीक है, तो ये आपके गुरु हरगोबिंद जी के पोते थे गुरु हर राय जी। ठीक है, अब देखिए ऐसा हुआ कि औरंगजेब ने गुरु हर राय जी को अपने यहां पे बुलाया। गुरु हर राय ने अपने, अच्छा क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गुरु हर राय तो औरंगजेब के अगेंस्ट में ही थे ना, दारा शिकोह को सपोर्ट किया था इन्होंने। तो औरंगजेब के राजा बनने के बाद इन्होंने गुरु राय को अपने क्या कहते हैं दरबार में बुलाया। गुरु हर राय ने अपने बेटे को भेज दिया, राम राय को। तो राम राय ने एक्चुअली में से कुछ बातें, कुछ आदि ग्रंथ के कुछ वर्सेस के बारे में पूछा गया औरंगजेब के द्वारा, और ये वर्सेस में कुछ चेंजेस कर दिए आपका राम राय ने, कहीं ना कहीं औरंगजेब को खुश करने के लिए। अब ये कहानी पूरी डिटेल में नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था जिससे आपके गुरु हर राय जी आपके काफी दुखी हो गए थे, काफी खुश नहीं थे। इसलिए गुरु हर राय जी ने अपना जो सक्सेसर बनाया आपका गुरु हरकिशन जी को अपना सक्सेसर बनाया आपका गुरु हर राय जी ने। और राम राय जी ने अपनी गद्दी एस्टैब्लिश कर दी कहां पे? देहरादून में। तो आपके 7वें गुरु गुरु हर राय है और 8वें गुरु है गुरु हरकिशन। तो गुरु हर राय के बाद 8वें गुरु हरकिशन होते हैं, और ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं। 1661 से 1664 में इनका देहांत हो जाता है, और ये स्मॉल पॉक्स के कारण इनकी डेथ हो जाती है। फिर और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट गुरु, आपके 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। ये आपके हरगोविंद जी, यानी कि हरगोविंद जी कौन है? हरगोविंद जी छठे गुरु हैं। ठीक है, हर राय जी, हरकिशन जी, ठीक है, उन्हीं के वंश में आते हैं, लेकिन उनके डायरेक्ट बेटे थे गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु बनते हैं। ये हरगोविंद जी के बेटे थे, जैसा कि हमने बताया। 1664 से 1675 तक का इन्होंने गद्दी अपनी एस्टैब्लिश की कहां पे? माखोवाली में। और इनको औरंगजेब ने अपने दरबार में बुला के कहा कि भाई आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना है। अब ये कुछ ज्यादा हो गया, ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को टॉर्चर करके इनको मार दिया गया। और कहां पे? रवीशगंज में। ठीक है, और इनका यहां पे डेथ हो जाता है, टॉर्चर करके मार दिया गया था गुरु तेग बहादुर को। और ये इन्होंने अपनी शहीदी दी थी आपका 24 नवंबर को, और इसलिए 24 नवंबर को शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। 24 नवंबर को शहीदी दिवस ही मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर जी का। ठीक है, फाइनली आते हैं हमारे 10वें गुरु, जो गुरु तेग बहादुर जी के बेटे होते हैं। नाम होता है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह 1675 से 1708 में गुरु बनते हैं। और यहां पे ये समझ लीजिए गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे पूरी तरीके जो सिखिज्म, जो स्पिरिचुअल पावर, जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी से आपका मिलिट्री जर्नी तक पहुंच चुका था। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। पटना साहिब आपको पता होना होगा। 1666 में गुरु गोबिंद सिंह का जन्म होता है। गद्दी होती है इनकी अनंतपुर में। ये माखोवाली में इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी की गद्दी होती है। उन्हीं के उसी के पास अनंतपुर साहिब है, जहां पे इनकी गद्दी होती है गुरु गोबिंद सिंह जी की। अब गुरु गोबिंद सिंह के 2 वाइफ थी, सुंदरी जी और जीतू जी, और उनके बेटे थे आपके अजीत सिंह।
जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, 4 बेटे थे। और अब देखिए यहां पे पॉलिटिकली कुछ बात बताते हैं हम लोग। देखिए मेदिनी प्रकाश आपका रूलर ऑफ सिरमौर हुआ करता था। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को अपने पास बुलाया था और गुरु गोविंद सिंह ने वहां पे एस्टैब्लिश किया एक नया सिटी हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है पांवटा। पांवटा सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। कुछ किताबें लिखी इन्होंने, कृष्ण अवतार, ठीक है। इसके अलावा चंडी दीवार और विचित्र नाटक। विचित्र नाटक आपका गुरु गोविंद सिंह जी का ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा लिखा था इन्होंने जफरनामा। और यहां पे देखिए कुछ लड़ाइयां भी लड़ी इन्होंने, जैसे कि है बैटल ऑफ भनगानी, ठीक है। ये वर्सेस फतेह सिंह और भीमचंद्र से लड़ाई होती है। तो उस एरिया में ये सब रूलर हुआ करते थे, लोकल रूलर्स। और इस लड़ाई के बाद इन्होंने 4 किले बनाए। 4 किले बनाए, कहां कहां बनाए 4 किले? तो 4 किले ये 1688 से 1690 ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 किले बनाते हैं। आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़, ठीक है। और इसके बाद 1690 में एक और लड़ाई होती है, नाम होता है बैटल ऑफ नादौन। नादौन की लड़ाई में आपका मुगल्स को हराते हैं, ठीक है। आपके सिख अंडर गुरु गोविंद सिंह, साथ में भीमचंद्र आपके बिलासपुर के राजा, इन दोनों ने मिलकर मुगल सेना को हरा दिया 1690 में, ठीक है। और उसके बाद 1699 में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है सिखिज्म में, खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना होती है। तो यहां पे देखिए बैसाखी के टाइम पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है सिखों का। यहां पे सब लोग साथ में मिलते हैं। तो बैसाखी के इस बड़े इवेंट में गुरु गोविंद सिंह ने एक नया आपका पंथ स्थापित किया, खालसा या प्योर या स्पेशल। तो एक खालसा पंथ की स्थापना की थी कहां पे? केशगढ़, आनंदपुर में ही केशगढ़ नाम की जगह में। आपका ये देखिए केशगढ़ किला है ना, इस केशगढ़ किले में स्थापना हुई थी आपकी खालसा की, ठीक है। तो ये स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो किसी भी सिख को अगर खालसा बनना है तो एक पहूल सिस्टम होता है, इनिशिएशन सेरेमनी होती है। इनिशिएशन सेरेमनी होती है खालसा की। तो यहां पे कहानी ये होती है कि गुरु गोविंद सिंह जब खालसा पंथ की स्थापना करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कौन कौन लोग इसके लिए अपने लाइफ की कुर्बानी देने को तैयार है। तो अपने अपने जान की कुर्बानी देने के लिए कौन कौन तैयार है? तो 5 लोग जो है सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई हम अपना लाइफ को सैक्रिफाइस कर देंगे, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर देंगे। तो सामने आए थे दयाराम खानी लाहौर के, जाट धर्मदास दिल्ली के, इसके अलावा मोखम चंद्र चिंबा द्वारका से आए थे, उसके बाद हिम्मत भीवर जगन्नाथ नाम के शहर से आए थे, और साहिब चंद्र आपके बीदर से आए थे। तो ये 5 लोगों को बोला जाता है 5 प्यारे, तो जिन्होंने अपना लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए सहमति दी थी, ठीक है। और इस तरीके से कुछ स्टोरी थी कि लोगों को लगा था कि इनको मार दिया गया है। तो एक व्यक्ति को मारा जाता था, उसके बाद दूसरा व्यक्ति फिर वॉलंटियर करता था, दूसरे व्यक्ति को मारा जाता था, फिर तीसरा वॉलंटियर करता था, ठीक है। उसके बाद फाइनली जब 5वें को मारा गया तब बाद में ये बात ओपन हुई कि किसी को मारा नहीं गया था, ऐसा दिखाया गया था कि सबको मार दिया। तो यहां पे इन लोगों ने क्या कहते हैं काफी ब्रेवरी का काम किया था, और इसलिए खालसा पंथ में आने वाले 5 पहले लोग ये 5 कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा उनका अमृत पिलाने का एक सिस्टम होता है, अमृत पिलाकर ये लोग खालसा बनते हैं। तो ये पहले 5 खालसा, और अगर कहा जाए छठा खालसा कौन बना था, तो छठा खालसा बने थे गुरु गोविंद सिंह जी खुद बने थे, ठीक है। तो आपका गुरु गोविंद दास से इन्होंने क्या कहते हैं अमृत लिया था, और ये बने थे आपके छठे खालसा। और खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद जो भी मेल होते थे उनको सिंह बुलाया जाता था, और जो फीमेल्स होती थी उनको कौर बुलाया जाता था, ठीक है। और जो खालसा पंथ को मानने वाले हैं उनके पास 5 चीजें होनी चाहिए। केश, बाल लंबे होते हैं उनके, कंघा रखते हैं वो, इसके अलावा किरपान रखते हैं, कड़ा रखते हैं और कच्छा पहनते हैं। तो ये 5 लक्षण हैं आपके खालसा के, ये 5 चीजें उनको कैरी करनी होती है, ठीक है। अब यहां पे फिर खालसा पंथ की स्थापना के बाद 2 लड़ाइयां होती हैं। पहला होता है, तो 2 लड़ाइयां होती हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ आनंदपुर 1701 में। तो जो भीमचंद्र है, औरंगजेब ने ऑर्डर किया था कि भाई लड़ाई करो आप गुरु गोविंद सिंह जी से। तो इसके अलावा तो इसके बाद मुगल सूबेदार ऑफ सिरहिंद आपका वजीर खान था, इसने भी भीमचंद्र को हेल्प किया था, ठीक है। ये होता पहला बैटल ऑफ आनंदपुर। फिर दूसरा बैटल ऑफ आनंदपुर होता है 1704 में, ठीक है। और इस बैटल में गुरु गोविंद सिंह कहीं ना कहीं हार जाते हैं, और उनके जो 2 बेटे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह, और गुरु गोविंद सिंह की माता जी, इन सबका देहांत हो जाता है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को तो दीवार के पीछे चुनवा दिया जाता है। 27 दिसंबर 1704 को ये जो आपके गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे हैं उनकी शहीदी होती है 1704 में। तो ये 27 दिसंबर भी एक बहुत बड़ा इवेंट है,
24 जो नवंबर है वहां पे गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई थी। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है सिखिज्म के। फिर हम लोग बात करते हैं, लड़ाई होती है बैटल ऑफ चमकौर। बैटल ऑफ चमकौर में देखिए 4 बेटे थे, 2 बेटे जो हैं गुरु गोविंद सिंह के, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी शहीदी हो गई थी बैटल ऑफ आनंदपुर में 1704 में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगर तो बैटल ऑफ चमकौर होता है 1705 में, जहां पे मुगल आर्मी से गुरु की आर्मी की फाइट होती है। और इस लड़ाई में आपके अजीत सिंह और जुझारू सिंह, जो बाकी 2 आपके बेटे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, उनका भी देहांत हो जाता है और गुरु वहां से निकल जाने में कामयाब होते हैं। ठीक है, फिर 1505 में बैटल ऑफ खीरदाना होता है, जब गुरु गोविंद सिंह जीतते हैं 1705 में। ठीक है, अब इन सब लड़ाइयों के बीच में आप देखिए कितनी लड़ाइयां हुई। बैटल ऑफ आनंदपुर होता है, बैटल ऑफ चमकौर होता है, बैटल ऑफ खीरदाना होता है। यहां पे जो आदि ग्रंथ थी वो इन लड़ाइयों में डिसअपियर हो गई, कहीं ओरिजिनल आदि ग्रंथ डिसअपियर हो गई थी। और फिर दोबारा से गुरु गोविंद सिंह ने आपका आदि ग्रंथ को दोबारा रिकंपाइल किया और नाम दिया दसम पातशाह ग्रंथ। ठीक है, और यही फिर बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए यहां पे अब 1707 में एक और लड़ाई होती है। इस समय औरंगजेब मर चुका है, औरंगजेब मर चुका है और वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है मुगल्स का। इस वॉर ऑफ सक्सेशन में गुरु गोविंद सिंह जी सपोर्ट किया था बहादुर शाह, जो कि फाइनली जीतता भी है लड़ाई और औरंगजेब के बाद यही बादशाह बनता है। तो आजम खान के साथ लड़ाई होती और कुछ ऐसे हिस्टोरियंस का मानना है कि गुरु गोविंद सिंह ने खुद आजम खान शाह को मारा था, हालांकि ये कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए बहादुर शाह फाइनली जीत जाता है और गुरु गोविंद सिंह मिलने जाते हैं बहादुर शाह से। वो चाहते हैं थे कि पंजाब वाला जो रीजन है वो बहादुर शाह जीतने के बाद गुरु गोविंद सिंह को दे दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बहादुर शाह टाल मटोल करने लगता है। ठीक है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह चले आते हैं वापस और वापसी के रास्ते में गुरु गोविंद सिंह जी पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाता है, जहां पे जमशेद खान और वसील बेग कुछ अफगान थे जिन्होंने आपको गुरु गोविंद सिंह को मारने में आपके कामयाब हो गए थे। काफी उनको वूंड्स हो गया था और उस वूंड्स के कारण उनका डेथ हो गया था। हालांकि इन दोनों को मार दिया गया था भाई गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, उसके बाद नांदेड़ में ये होता है ये असैसिनेशन अटेम्प्ट, जिससे गुरु गोविंद सिंह का देहांत हो जाता है। ठीक है, अब गुरु गोविंद सिंह का देहांत होने के बाद गुरु गोविंद सिंह के तो कोई बेटे इस समय जिंदा नहीं बचे थे, तो गुरु गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो स्पिरिचुअली गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं। 11वां गुरु उन्होंने कहा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही आपका उनमें जो भी टीचिंग्स लिखा गई है उसी को गुरु मान के आपको मानना है और उसी टीचिंग्स में चलनी है। तो 11वां गुरु बोला गया है गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक है, फिर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह ने जो गद्दी एस्टैब्लिश की गई थी, गद्दी गुरु की एबॉलिश कर दी। ठीक है, और गुरुबाणी जो है, गुरुबाणी बोला गया है, गुरुबाणी क्या है? गुरु के शब्द, तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है वही गुरुबाणी। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर हम बात करें, ये तो स्पिरिचुअल बात होगी। पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पे बंदा बहादुर था एक कमांडर, क्या कहते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है, उसको पंजाब भेज दिया जाता है और आपके जो सिख एम्पायर की जो बागडोर है ये होती है किसके हाथ में? अब बंदा बहादुर के हाथ में। ठीक है, तो यहां पे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि कोई भी 5 लोग जो गुरु को मानते हैं अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वहां खुद आपके गुरु प्रेजेंट रहते हैं, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे। अब कहीं ना कहीं बात करते हैं हम लोग बंदा बहादुर जी की। बंदा बहादुर जो 1708 से 1760 एडी तक ये सिख किंगडम की बागडोर यहाँ पे इनके हाथ में होती है और ये रेजिडेंट होते हैं आपके जम्मू के। तो इनका पहले नाम था लक्ष्मण देव, ये संत थे। ठीक है, उसके बाद ये गुरु गोविंद सिंह से मिले, गुरु गोविंद सिंह ने इनको दीक्षा दी और इनका नया नाम रखा माधव दास। पहले इनका नाम देखिए लक्ष्मण देव था, माधव दास बैरागी भी इनको बोलते थे। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह से मिलने के बाद कहां पे मिले थे? नांदेड़ में, नांदेड़ में मिले थे और नांदेड़ में इन्होंने इनका नया नामकरण किया, किसका? आपका बंदा बहादुर का, जो पहले लक्ष्मण देव या माधवदास बैरागी के नाम से जाने जाते थे। नया नाम गुरु गोविंद सिंह ने दीक्षा दिया इनको और नया नाम देखिए गुरु से जब दीक्षा लेते हैं तो आपका एक नया नाम दिया जाता है, तो नया नाम इनको मिला गुरु बख्श सिंह। तो गुरु बख्श सिंह बनते हैं ये और इन्हीं को बंदा बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहली बार ये कहा जाता है पहले पॉलिटिकल लीडर थे सिखिज्म के। सिखिज्म के जितने भी लीडर थे वो स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे। ठीक है, और पॉलिटिकल भी हुआ करते थे। कंप्लीटली पॉलिटिकल लीडर आपके थे बंदा बहादुर, जिन्होंने पहली बार सिख स्टेट की स्थापना की। अब देखिए यहां पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किस बातों को। सबसे पहले जो सिखिज्म चालू होता है गुरु नानक जी के टाइम पे, वो पूरा स्पिरिचुअल था। आगे बढ़ता है कहानी और फिर
गुरु गोबिंद के सामने, गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे, बेसिकली गुरु हरगोबिंद सिंह के टाइम पे थोड़ा सा कन्वर्जन हुआ था टुवर्ड्स मिलिट्री एस्पेक्ट, और उसके बाद जाके गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे फुल फ्लेट खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। एक प्रॉपर एक मिलिट्री कास्ट बन गया था सिखिज्म, लेकिन अभी भी स्पिरिचुअल उसमें था, मतलब स्पिरिचुअल लीडर भी थे गुरु गोबिंद सिंह। और सिख स्टेट, आपका सिख का जो स्टेट है पहली बार आपका कहां पे बनता है, बाई बंदा बहादुर। अब देखिए सिख जो है एक पॉलिटिकल स्टेट बन गया है। अब देखिए पॉलिटिकल स्टेट आपका बनता है बंदा बहादुर के टाइम पे। तो सिख स्टेट एज अ पॉलिटिकल स्टेट किसने स्थापित किया, तो बंदा बहादुर ने एक सिख स्टेट का स्थापना किया। खालसा की स्थापना किसने की, गुरु गोबिंद सिंह ने। सिख स्टेट की स्थापना किसने की, बंदा बहादुर ने। अब देखिए बंदा बहादुर के बारे में बात करते हैं। इनको जब पावर मिलता है, सिख स्टेट ये बनाते हैं, सोनीपत में एक्सपेडिशन करते हैं। उसके बाद जो वजीर खान था, ठीक है, जो सूबेदार था सिरहिंद का, जिन्होंने लड़ाई करी थी गुरु गोबिंद सिंह से, कौन से वॉर में, बैटल ऑफ आनंदपुर पड़ा था ना। बैटल ऑफ आनंदपुर में देखिए मुगल सूबेदार ऑफ सिरहिंद कौन था, वजीर खान। तो ये वजीर खान से बदला ले लेते हैं बंदा बहादुर जी। तो देखिए वजीर खान से इनका बदला पूरा होता है और ये सिरहिंद को हराते हैं और 28 परगना ऑफ सिरहिंद कैप्चर कर लेते हैं और सिक्के चला देते हैं सिख गुरुओं के सिक्के किसने चलाए थे, बंदा बहादुर जी ने। ठीक है, उसमें गुरु गोबिंद सिंह का और गुरु नानक जी के सिक्के थे। इसके अलावा जो मुगल ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको हटा के सिरहिंद में सिख ऑफिसर्स ले आए थे। उसके बाद 1617 में रिटेलिएशन होता है मुगल्स का और एक लड़ाई होती है नियर गुरदासपुर, और ये लड़ाई चलती है 8 महीने तक, जिसके बाद बंदा बहादुर को सरेंडर करना पड़ता है और बाद में बंदा बहादुर को मार दिया जाता है दिल्ली में। इस समय मुगल शासक कौन था, फर्रुख सियार था। फर्रुख सियार के टाइम पे बंदा बहादुर जी को भी मार दिया जाता है 1617 में। अब देखिए 1617 में बंदा बहादुर जी के डेथ के बाद क्या सिख किंगडम का कोई लीडर था, बिल्कुल कोई लीडर अब नहीं बचा था। ठीक है, लीड करने वाला लीडर कोई बचा नहीं था 1716 के बाद। फिर क्या होता है देखिए, तो बंदा बहादुर जी के बाद कोई लीडर नहीं बचता है, इसलिए आपका सरबत खालसा की स्थापना होती है। सरबत खालसा क्या है, जितने भी सिख थे वो स्पेशल ओकेजन जो कि वैसाखी हुआ करता था और दिवाली हुआ करता था, 2 साल में 2 बार आपस में मिलते थे और कुछ डिसीजंस लेते थे सिख कम्युनिटी के बारे में, जिन डिसीजंस को बोला जाता था गुरु मट्टा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो सरबत खालसा होने लगा, सब लोग हर साल 2 बार मिलने लगे और सिखिज्म के ऊपर डिसीजंस लेने लगे, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना। फाइनली 1748 के आसपास एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं सिखिज्म में, जिनको बोला जाता है मिसल। ठीक है, और इन छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर होते हैं आपके नवाब कपूर सिंह। ठीक है, जिनको बाद में दल खालसा भी बोला जाता है। ये जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है इनको दल खालसा भी बोला गया। ठीक है, तो इन दल खालसा ये तो 12 मिसल हैं, ठीक है, जिनके लीडर कौन थे, कपूर सिंह। ठीक है, ये पूरा सिस्टम था 1748 से 1799 तक, 12 मिसल। तो इनको दल खालसा भी बोलते हैं, जैसा कि हमने बताया। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राखी सिस्टम, एक प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम था, जहां 20% जो आपका प्रोड्यूस है उसका 20% आपको एज टैक्स दिया जाता था। ठीक है, 1753 में ऐसा हुआ। तो इस समय इंडिया पे राज किसका हुआ करता था, मुगलों का नहीं, मुगलों की पावर लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन पावर होती थी मराठास की। तो मराठास की पावर जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहां पे कंप्लीट हो जाता है, आपके मुगल्स नहीं, मराठास कमजोर हो जाते हैं, तब ये समझ लीजिए सिख का एक्चुअल राइज चालू होता है। मराठा का पावर डिक्लाइन होता है और मुगल्स कमजोर होते हैं। इसका मतलब वहां से अफगान जो है वो अटैक करने आएंगे इंडिया पे। जो अफगान इंडिया पे अटैक करने आते हैं उनका मुकाबला करने के लिए सिख दोबारा से एस्टैब्लिश होते हैं, फाइट करने के लिए दोबारा से अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। और सिखों ने 1764 में कहा कि हम अपने सिक्के खुद चलाएंगे। ये एक पर्टिकुलर सिंबल होता है सॉवरेनिटी का, आजाद होने का। तो सिख जो कम्युनिटी है उनका एक आजाद देश है, ऐसा दिखाने की कोशिश होती है 1674 में, जब ये अपने कॉइन्स मार्केट में लाते हैं। ठीक है, 1763 से 1773 तक, जैसे कि हमने बताया, छोटे सिख स्टेट जो कि मिसल होते थे पंजाब में एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन आपके 12 मिसलों का नाम है भंगी मिसल, निशानियों मिसल, दल्ले हवाला, रामगढ़िया, नकई आलूवालिया, कन्हैया, करोड़ा सिंधिया, सुकर चाकिया, फजलुलपुरिया, फुलकिया और धनई। तो इन 12 में आपके जो 5 सबसे ज्यादा पावरफुल मिसल होते हैं
वो यहाँ पे आपके शो किए गए हैं। उसमें भंगी मिसल, नकई मिसल, आलूवालिया मिसल, कन्हैया मिसल और सुकर चाकिया मिसल। तो ये 5 मिसल सबसे ज्यादा पावरफुल मिसल होते थे। ठीक है, इनमें से सबसे पावरफुल मिसल जो था वो था आपका भंगी मिसल। ये अमृतसर, लाहौर और वेस्टर्न पंजाब वाला जो रीजन है इस मिसल के अंतर्गत आता था। और सुकर चाकिया मिसल ये बेसिकली रंजीत सिंह के वंशजों, महाराजा रंजीत सिंह के वंशजों का मिसल था और इसी मिसल से आते थे महाराजा रंजीत सिंह, जो फाइनली पावर कैप्चर करते हैं 1801 से लेके 1839 तक और एक सिख एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। सारे जो 12 मिसल हैं, सारे 12 मिसल को आपस में यूनाइट करते हैं। ठीक है, ये होते हैं लीडर ऑफ द सुकर चाकिया मिसल। और ये 12 मिसल यूनाइट होने के बाद अपना पावर बढ़ाते बढ़ाते एक बड़ा सिख साम्राज्य एस्टैब्लिश करते हैं 1801 से लेके 1835 एडी तक। और इस पॉइंट पे आप ये समझ लीजिए सिख एम्पायर अपने टॉप पे, अपने पीक पे, अपने जेनिथ पे पहुंच चुका था। सिख एम्पायर अपने जेनिथ पे पहुंच चुका था, सबसे ज्यादा पावर मिल चुका था इनको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह के बाद, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे। और महाराजा रंजीत सिंह के बाद इनका जो पावर होता है धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। क्यों डिक्लाइन हो जाता है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाइयां होती है, एंग्लो सिख वॉर्स। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे हम आपके मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स में। तो अभी के लिए हम लोग अपने सिख एम्पायर को अब उसके पीक पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रंजीत सिंह, यहीं पे ये कहानी को यहां पे छोड़ते हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे की कहानी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर।